गुजारेंगे आज के साथ साथ, और आने वाले वक्त में अल्लाह ताला बस अपनी रहमतों के साए हम पर कायम रखे। जनाब, आज हम बायो की क्लास स्टार्ट लेना चाहेंगे और बच्चे आ रहे हैं, आते रहेंगे, तो जल्दी जल्दी आ जाया करो बच्चे, सारे बच्चे जितने भी हैं इसमें बी और सी में, ग्रुप बी एंड सी इस वक्त हमारा चल रहा होता है। तो कोशिश ये किया कीजिए कि जल्दी आ जाया करें, नमाज पढ़ के बस बैठ जाया करें कंप्यूटर पर या लैपटॉप या फिर टैबलेट है अगर आपके पास, और अगर मोबाइल है तो मोबाइल पर। ठीक है जी। अरिशबा ने कहा था कि जी मेड्यूसा और पॉलिप रिवाइज कर दीजिए, तो आपके सामने है। ठीक है, बहुत इजी है, बहुत इजी है, कोई टेंशन नहीं है, घबराना नहीं है, बिल्कुल भी नहीं घबराना है। ठीक है, हमारे पास एनिमल्स नाइटेरियंस जो है एक सिंपल फॉर्म है, और इस सिंपल फॉर्म की वजह से ही इनमें कुछ हमें, अच्छा ओनली मेड्यूसा रिवाइज करते हैं, तो बेटा ये मेड्यूसा सामने लिखा है, इसको कंपेयर कर लो तो रिवाइज हो जाएगा। पॉलिप की बॉडी सिलेंडर शेप, मेड्यूसा की बॉडी अम्ब्रेला शेप, ऐसे ही है। और पॉलिप का माउथ अपर एंड पर ऊपर की तरफ, मेड्यूसा का माउथ लोअर एंड पर, टेंटिकल्स उसके अराउंड में है, बिल्कुल साथ ही होते हैं, जाहिर सी बात है दोनों तरफ। पॉलीप हमारा सेडेंटरी यानी कि अपनी मर्जी से घूम फिर सकता है मगर ज़रूरत पड़ने पर, वरना ये एक जगह कहीं टिका रहेगा, किसी अटैच रहेगा। जबकि जो हमारा मेड्यूसा है वो फ्री स्विमर है, जेली फिश जैसे आपको नज़र आती है, तो वो आज़ाद घूमती रहती है, कभी बैठी हुई नहीं मिलेगी आपको, पानी के अंदर तैरती हुई या फिर साकिन हालत में। तो इसी तरह से इनके यानी कि पॉलिप के जो मल्टी नर्व्स हैं वो आमतौर पर इस जगह पर, जो टेंटिकल्स हैं अराउंड द माउथ, वो थोड़े से ज़्यादा डेवलप्ड हैं, और इसकी बॉडी पर उनकी डेवलपमेंट थोड़ी कमज़ोर है। जबकि हमारे मेड्यूसा की वेल मस्कुलर डेवलपमेंट नज़र आती है, और उसकी वजह मैंने आपको बताई थी कि ये बार बार अपनी अम्ब्रेला को कॉन्ट्रैक्ट करता है फिर रिलैक्स करता है, तो इसकी मस्कुलर जो मूवमेंट है वो ज़रूरी है, इसलिए इसके मसल्स ज़रा स्ट्रॉन्ग है एज़ कम्पेयर टू पॉलिप्स। पॉलिप्स हमारे न्यूट्रिटिव थे, कॉलोनी को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते थे, खाना प्रोवाइड करते थे, और हमारी जो मेड्यूसा है वो सेक्सुअल जॉइट है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मदद देती है, पूरी कॉलोनी के लिए पॉलिप फॉर्मेशन करती है। ठीक है, ये बात आपकी एग्जाम्पल ऑरिलिया फाइसीलिया। ठीक है लिखबा, ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कल हमने की थी। ठीक है, आपके सामने है दोबारा, क्योंकि अब पीछे गए हैं इसलिए। और इस ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन में हमने कहा था ये है हमारी मेड्यूसा। ओके जी, नो थैंक्स, कोई टेंशन नहीं है। तो मेड्यूसा ने पॉलिप फॉर्म किया, पॉलिप ने मेड्यूसा फॉर्म किया, इट इज कॉल्ड ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। ठीक है, और आज हमारा जो लेक्चर है वो, हम चलते हैं अपने लेक्चर नंबर 5 की तरफ। कंप्यूटर हमारा स्लो हो गया कुछ लगता है, नाज़रीन देखें कहाँ तक आता है कुछ कुछ। ये हमारी स्टार्ट हमारा, उसमें हम आपको वेलकम कहते हैं फ्रॉम डॉक्टर मोहम्मद अतीक की तरफ से। और फर्स्ट ईयर बायो में आज हम लेक्चर 5 एज हमारा चैप्टर 10 जो कंटिन्यू चल रहा है उसी में से करेंगे बात। और चैप्टर में हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो नाइटेरियंस सेकंड फाइलम है, इसमें एक क्वेश्चन आता है और पॉलीमॉर्फिज्म, और आपकी बुक में आपको पेज नंबर 201 पर ये डायग्राम भी मिलेगी जो इसमें शो होगी, और पॉलीमॉर्फिज्म का हेडिंग भी आपको मिल रही है। पॉली मीन्स होता है मेनी, मेनी मेनी बहुत सारे। ठीक है, मॉर्फ माने होता है फॉर्म। थैंक यू यार, चाय आ गई हमारी भी, भाई चाय पिए साथ साथ पढ़ाते हैं आप। फॉर्म मॉर्फोलॉजिकल, मॉर्फोलॉजिकल जो फॉर्म है
वो हमारी है। तो मैनी फॉर्म का मतलब हुआ कि द प्रेजेंस ऑफ मोर देन टू स्ट्रक्चरली एंड फिजियोलॉजिकली, उनकी शक्ल और सूरत भी बदली हुई नजर आए आपको और उनका स्ट्रक्चर भी चेंज नजर आए। डिफरेंट जॉइंट इन एनी ऑर्गेनिज्म, एक ही ऑर्गेनिज्म आपको लगे, आर कॉल्ड पॉलीमॉर्फिज्म। तो बज़ाहिर वो हमें एक ही ऑर्गेनिज्म लगेगा, लेकिन दर हकीकत उसमें डिफरेंट जॉइंट्स मौजूद। जॉइंट माने एनिमल्स। These joints are interdependent and perform special function for whole of the cavity। वो जो मिलकर एक जगह रहते हैं या रह रहे हैं, जो कि ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल एक ही है, तो उसको कहते हैं आप कॉलोनी। अब कॉलोनी दो तरह से होती है। दो तरह की कॉलोनी से मुराद ये कि एक कॉलोनी तो ऐसी है कि वो बहुत ज़्यादा इंटरमिक्स हो गई है ना, और एक ही साथ बैठे चिपके हुए अटैच। और हमें यानी कोई और एनिमल अगर उनको देखेगा तो लगेगा कि यार ये पूरा एक होल एनिमल है। जबकि दूसरी कॉलोनी जैसे लाइक मेड्यूसा की कॉलोनी होती है, तो उसमें वो इंडिविजुअल होते हैं मगर रहते एक दूसरे के साथ साथ। जैसे जेलीफिश, जेलीफिश एक साथ दूसरे के अटैच नहीं होती, और बिलियंस थाउजेंड्स एक वक्त में एक साथ सफ़र कर रही होंगी। अकेली वो कोई एक आदमी की इधर उधर रह गई तो वो एक अलग मैटर है, लेकिन थाउजेंड्स में या मिलियंस में वो एक साथ, मिलियन में उस वक्त जब इनका पीक टाइम होता है रिप्रोडक्शन का, जमा हो जाती है एक जगह। मैंने खुद अपने ठट्टा के साहिल पर देखी थी, जहाँ हम लोग जब रिसर्च कर रहे थे तो हमारी ठट्टा में तो हम लोग आमतौर पे कर्ली लेग जाते हैं, लेकिन अगर हम सजावल से राइट हैंड ले लें तो साहिल आ जाता है हमारा ठट्टा का। ये पूरा एक ही साहिल है उस सिंध का। तो वहाँ पर आप, मैंने बहुत किनारे पर देखी थी, कुछ मरी हुई भी थी, उठा ली थी वैसी। अच्छा जी, पॉलीमॉर्फिज्म की डेफिनेशन दोबारा समझा दें, बता देते हैं। क्वेश्चन मैंने बेटा आपको 201 पर कहा, सिंपल सा, कि डिफाइन द ज़ॉइड इन नाइटेरियंस, या तो ये कह सकते हैं आपसे डिफाइन द ज़ॉइड्स इन नाइटेरिया, यहाँ कहते हैं व्हाट इज पॉलीमॉर्फिज्म, डिफाइन विद एग्जाम्पल। व्हाट इज पॉलीमॉर्फिज्म, डिफाइंड विद एग्जाम्पल। ठीक है, 201 पर डिफाइन पॉलीमॉर्फिज्म विद एग्जाम्पल। Polymorphism, the presence of more than two structurally and physiologically different zooids in a organism in any organism। एक ही ऑर्गेनिज्म लगता हो, आपको नजर आ रहा हो, लेकिन उसमें डिफरेंट स्ट्रक्चर और फिजियोलॉजिकल मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर अलग अलग एनिमल मौजूद हैं, लेकिन वो हमें नज़र आ रहा है एक ही। अभी इसकी डायग्राम हमें नज़र आए तो हमें वो थोड़ा सा और आपके सामने, मेरा ख्याल से मैं पहले डायग्राम ही ले लूँ तो वो हमारे लिए ज़्यादा बेहतर रहेगी। आपके पास वहाँ बुक में यही डायग्राम बनी, फाइसीलिया, पुर्तगेज मैन ऑफ वॉर। ठीक है, इसमें मैं आपको पहले डायग्राम के थ्रू दिखा दूं। देखिए ये पूरा का पूरा एक होल, हम अपनी बात कर रहे हैं एनिमल लग रहा है, लेकिन दरअसल ये एनिमल एक नहीं है। अरे यार, ये बड़ा मसला है। ये एक एनिमल नहीं, आप अपनी डायग्राम में भी देख सकते हैं, यहाँ भी मैं आपको अंडरलाइन करता हूँ। ये लिखा हुआ है गैस्ट्रोजोइट, जोइट, जोइट, जोइट माने एनिमल। ये लिखा हुआ आपके पास गोनोजोइट, गोनोजोइट, जोइट, एनिमल।
ये लिखा है डेक्टाइलोजोइड। जोइड मीन्स एनिमल्स, ठीक है। तो आपको क्या लिखा हुआ मिल रहा है? तीन जगह पर जोइड लिखा हुआ है। ये लार्जर डेक्टाइलोजोइड, ये असल में डेक्टाइलोजोइड ये दो तरह के होते हैं, एक स्मॉलर एक लार्जर, ठीक है। और ये जो इसकी पूरी मेटोफोर, जो जली फिश होती है, जेली फिश, जेली फिश की जो अम्ब्रेला स्ट्रक्चर है उसे निमेटोफोर कहा जाता है। इसी तरह इसको भी निमेटोफोर कहा जाता है। ये पुर्तगास आर्मी की जो कैप है ना, वो इसी ऐसी शेप में होती है। तो ये कान की तरफ दो निशान हुक से निकले हुए होते हैं, इसीलिए से पुर्तगालिस मैन ऑफ वॉर कहा जाता है। ये जो बैलून लाइक स्ट्रक्चर है, इसमें हवा भरी होती है, ब्लू कलर का आमतौर पर यूजुअली होता है ये। और इसके साथ ये मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये ब्लू जो लाइनिंग कर दी मैंने, ये टेंटिकल्स, एक दो ये तीन बना दी। ये टेंटिकल इस निमेटोफोर का हिस्सा है। तो कितनी चीजें हो गई? चार चीजें आपको। निमेटोफोर दरअसल कौन है? निमेटोफोर मेड्यूसा, क्योंकि ये मूवमेंट करता है। और जो इसके साथ डेक्टेलोजोइड, गेस्ट्रोजोइड और गोनोजोइड लगे हुए हैं, वो कौन है? वो पॉलीप है। वो इसके साथ अटैच है, वो फ्री मूवमेंट नहीं कर सकते, ठीक है। तो यहाँ पर डिफरेंट किस्म के एनिमल्स हमें नज़र आ रहे हैं। तो हम इन्हें एक ही एनिमल कह रहे हैं कि भाई ये पूरा एक ही एनिमल, बट दर हकीकत में चार एनिमल्स आपको नजर आ रहे हैं, ठीक है। तो मॉर्फोलॉजिकल भी अलग अलग हैं, ये धागे की तरह हैं, वो गोनोजोइड ट्यूब की तरह है, ठीक है ना। और टेक्टेलोजोइड छोटे धागे भी हैं, बड़े धागे भी हैं। गेस्ट्रोजोइड स्पाइरल शेप में ये अंदर है, और ये बैलून लाइक है निमेटोफोर। तो मॉर्फोलॉजिकल भी और फंक्शनल भी, यानी फिजियोलॉजिकल भी, ये बिल्कुल अलग है, ठीक है। तो इसकी एग्जाम्पल जो हमारे पास होती है, जो हम देख रहे हैं, वो फाइसीलिया को देख रहे हैं। Common example of polymorphic colony in which many types of polypoid polyps and medusoid यानी medusa form live together। तो आपने पहले पॉलीमॉर्फिज्म की डेफिनेशन लिखी, फिर उसकी एग्जाम्पल के लिए एक बात लिखी, और फिर तीन हेडिंग्स आपने लगाई, गोनोजोइड, गेस्ट्रोजोइड, टेक्टाजोइड। गोनोजोइड इज कंसर्न विद द रिप्रोडक्शन, गोनेट्स, गोनेट होते हैं मेल फीमेल गोनेट्स, ओवरी और टेस्टिस, तो गोनेट से निकला गोनोजोइड, क्योंकि ये क्या कर रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट है फॉर द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन, यही करवाएंगे। तो रिप्रोडक्शन जो होगा वो गोनोजोइड। गैस्ट्रा, गैस्ट्रा किसे कहते हैं? डाइजेस्टिव, है ना। तो गैस्ट्रोजोइड विद प्रोक्योरमेंट एंड डाइजेशन ऑफ फूड, खाने को बचा के रखना, खाने को हजम करना, ठीक है। तो फिर ये आपका क्या हो जाएगा, कहलाएगा गैस्ट्रोजोइड। अलिशबा कहती है अगर क्वेश्चन में जॉइड आया तो पॉलीमॉर्फिज्म नहीं लिखेंगे, बेटा उसमें लिखेंगे, मगर क्या करेंगे, पॉलीमॉर्फिज्म को उठाकर नीचे ले आएंगे। सही है, आपने सवाल पूछा बिल्कुल। हमने दो सवाल दिए थे कि आपको जॉइड बताइए और पॉलीमॉर्फिज्म बताइए, तो दोनों का आंसर एक है, बस सिर्फ फर्क ये होगा कि जॉइड अगर आपसे पूछा है तो तीन जॉइड्स लिखने के बाद कहेंगे कि these joints are the responsible to form a polymorphism, and फिर then dash dash polymorphism is the dash dash dash, तो उसकी डेफिनेशन।
टेक्टाइलोजॉइड हेल्प द कॉलोनी इन मूवमेंट एंड डिफेंस। क्या हुआ कासिम, हाथ तुमने रेज किया? तो टेक्टाइलोजॉइड ये क्या करते हैं कि ये एक तो मूवमेंट में मदद देते हैं क्योंकि ये हिल रहे होते हैं, तो इनकी जो मूवमेंट होती है उसमें बस ये एज अ पैडल काम कर रहा होता है। कश्ती में होता है पैडल जो हिलाता है पानी को, मूव करता है तो एनिमल मूव कर लेता है। ये कश्ती में पानी को मूव करवाएं तो कश्ती आगे मूव करेगी। इसी तरह ये डिफेंस करने का काम भी करते हैं। इनमें भी निमेटोसिस्ट लगे होते हैं, क्योंकि टेंटिकल्स में लगे होते हैं निमेटोसिस्ट। निमेटोसिस गैस्ट्रोजॉइड में नहीं होगा, गोनोजॉइड में नहीं होगा, इस पर निमेटोफोर पर नहीं होगा, टेंटिकल्स पर और टेक्टाइलोजॉइड पर। तो ये वो धागा जो हमें टच कर रहा है, तो कल हमने बात की बहुत तेज इचिंग शुरू हो जाती है, खारिश शुरू हो जाती है, और ये खारिश हमारी बढ़कर हमारे लिए हमारी पिकनिक टाइम को डिस्टर्ब कर देगी। बारिश हो रही है तो पिकनिक कैसे मनाएंगे? ठीक है, तो ये डिफेंस भी कर रहा होता है और सेंस भी कर रहा होता है। ये हमारा बात हो गई जनाब पॉलीमॉर्फिज्म। आगे चले, आगे हमारे पास जो है बच्चे अभी तक आए नहीं, क्या बात है, बच्चे कहाँ घूमने फिरने गए? आगे बाबा अच्छा वो डिस्कनेक्ट भी हो जाती है ना। खैर, तो अब आ जाता है कोरल एंड कोरल रीफ्स। ये भी हमारा पेज कौन सा मैं बता देता हूँ, 201 पर हम थे, तो 201 पे ही आपको कोरल एंड कोरल रीफ मिल जाएगा। उफ, ठीक है जी, मिल गया। अच्छा, अब इस पे सवाल लिख लीजिए। आपसे कहा जाता है, बोल्ड वर्ड में लिखा हुआ नीचे, ग्रेट बैरियर रीफ। व्हाट इज ग्रेट बैरियर रीफ? डिफाइन कोरल रीफ्स। पेपर में फाइसीलिया की डायग्राम नहीं बनानी बेटा, शॉर्ट क्वेश्चन में डायग्राम नहीं बनाते, ठीक है। तो व्हाट इज ए ग्रेट बैरियर रीफ एंड डिफाइन कोरल रीफ्स। या आपसे कहते हैं कि जी व्हाट इज कोरल रीफ एंड डिफाइन देयर इंपॉर्टेंस, और उसकी इंपॉर्टेंस भी बताइए, ठीक है। तो हम कोरल रीफ को याद करेंगे, उसकी ग्रेट कोरल बैरियर एक लाइन की डेफिनेशन है वो याद करेंगे, और उसके बाद इम्पोर्टेंस याद करेंगे। तो अगर इम्पोर्टेंस हमें पूछी तो हम इम्पोर्टेंट लिखेंगे, वरना अदरवाइज अगर इम्पोर्टेंट नहीं पूछी और सिर्फ ग्रेट कोरल बैरियर पूछा है तो हम सिर्फ वही, ठीक है। और कोरल रीफ पूछा तो हमें सिर्फ वही बताना होगा। सही है जनाब, कितने बच्चे अभी तक आ रहे हैं भाई? क्या हुआ? अच्छा, ओके। तो कोरल क्या होता है, इसका कुरान में भी जिक्र है, अभी हम आगे चलकर आपको दिखाते हैं, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन, तो बच्चे भी हमारे बन गया करते हैं। दूसरा क्वेश्चन बेटा है, व्हाट इज कोरल रीफ, डिफाइन देयर इंपॉर्टेंस, डिफाइन देयर इंपॉर्टेंस। अब कोरल और कोरल रीफ किसे कहते हैं? कोरल पहले बात करते हैं जी। मेनी पॉलीपॉइड nitrogen secrete certain chemicals which form a hard but dead, ठीक है, प्रोटेक्टिव कवरिंग अराउंड है। हमारे जो पॉलीपॉइड्स होते हैं यानी पॉलीप्स होते हैं, वो अपने सराउंडिंग पे एक बारीक सी लेयर, हार्ड कवरिंग। वो हार्ड ऐसी नहीं है कि हमें, हम पकड़े अगर पॉलीप को तो हमें महसूस हो, जैसे हाइड्रा को अगर हम पकड़ें तो ऐसा नहीं होगा कि वो हमें बहुत सख्त लगेगा, बस वो उनके लिए कवरिंग है,
ताकि समंदर का पानी, दरिया का पानी उनसे जब टकराए तो उनको तोड़ ना दे। इतनी लेयर, ठीक है। दीज कवरिंग्स आर वेरियस शेप। अब वो कवरिंग जो होती है वो अलग अलग शेप में हो सकती है, साइज में हो सकती है, और उसकी कॉम्पोजिशन अलग अलग हो सकती है। ये बहुत डिटेल बात है जिसकी हमें यहाँ नहीं बताते। हम आपको केमिकल्स, उसकी नेचर वगैरह की हम बात नहीं करते, ठीक है। अब नेक्स्ट बात हम आपको लेकर चलते हैं जनाब। तो पहला तो आपने पॉइंट ये जहन में रख लिया कि हमारे ये पॉलीप्स जो हैं वो डिफरेंट केमिकल्स सिक्रीट करते हैं, और ये केमिकल्स क्या करते हैं, हार्ड कवरिंग बना लेते हैं अराउंड देम, जिनकी शेप अलग हो सकती है, साइज मुख्तलिफ है, केमिकल कंपोजिशन अलग है। अब इसका क्या मतलब है? कोरल रीफ्स आर अंडर वाटर लाइमस्टोन रिच नियर द सरफेस ऑफ द सी। रिच किसे कहते हैं? एक होता है माउंटेन, जिसके लिए हम उर्दू में लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं चट्टान, और ये लाइमस्टोन की क्या है? रिच है। उभार, ऊंचाई छोटी, पहाड़ जो होते हैं बड़े कहलाते हैं, और रिच जो होती हैं जिनको हम चट्टानें कहते हैं। चट्टान के लिए लफ्ज़ हम इंग्लिश में इस्तेमाल करेंगे रिच, ठीक है। नियर द सरफेस सी, जो समंदर का हमारा सतह है, आमतौर पे सी का किनारा। अच्छा, सी और ओशन में फ़र्क तो पता है ना? सी होता है समंदर, ओशन का किनारा, साइड जो होती है उसको सी कहते हैं आप, और जो ओशन होता है वो गहरा समंदर होता है, ठीक है। सी व्यू जाते हैं आप समंदर का किनारा देखने, ओशन व्यू देखने नहीं जाते आप। उसके लिए फिर आपको जहाज़ में यानी शिप में बैठ कर अंदर जाना पड़ेगा। अच्छा, जिन बच्चों ने, एक हमारे पास बड़ा खूबसूरत सा पिकनिक पॉइंट बनाया गया है, मैं तो नहीं गया अब तक है, चरना आइलैंड, है ना। अगर चरना आइलैंड हम गए हैं, हम आप लोग गए हैं, तो वहाँ जिसने भी स्कूबा डाइविंग की, स्कूबा डाइविंग कहते हैं समंदर के पानी के अंदर आप जाए, एक ख़ास लिबास पहनकर जाना पड़ता है, ऑक्सीजन सिलेंडर आपको पहनना होता है। तो एक तो स्विमिंग होती है ना, समुंदर या पानी के ऊपर, और एक समंदर या पानी के अंदर आ गए। तो उसके लिए, पानी के अंदर जाने के लिए आपको स्पेशल कॉस्ट्यूम पहनना पड़ेगा, ऑक्सीजन सप्लाई के लिए सिलेंडर, मास्क लेकर जाना पड़ेगा। शायद वह वहाँ पर सॉरी, स्कूबा डाइविंग भी करवाई जाती है लोगों से, मतलब चार्ज होगा उसका कुछ होगा। अगर वहाँ आप गए तो नीचे आपको पत्थर मिलेंगे बड़े खूबसूरत, पोरस डिज़ाइन वाले, कलरफुल, क्योंकि these are usually formed by the combined secretion of several species of cylindrates and other carbon precipitated प्रोटॉक्टेस्ट ऑर्गेनिज्म। तो इसमें सिलिंड्रेट्स के वो केमिकल जो उन्होंने सिक्रीट किए हैं वो भी, और हमारे प्रोटॉक्टेस्ट के कुछ केमिकल्स हैं वो भी। ये आज के नहीं है, बल्कि जब से ज़मीन समंदर मौजूद है, जब से ये सब कुछ है, इनके जो ये केमिकल है ये डिपॉजिट होते हैं। शायद बिलियन को तो लफ्ज़ हम कम ही बोल रहे हैं, ट्रिलियंस ऑफ टन इनकी मिकदार समंदरों में मौजूद है, जो आहिस्ता आहिस्ता किनारे पर आती है, और फिर वो डिपॉजिट होकर जमा होते होते प्रेसिपिटेट, प्रेसिपिटेट कहते हैं हम किसको, जो पाउडर की तरह पानी में डाल दें आप और नीचे बैठ जाए तो उसे आप कहते हैं प्रेसिपिटेट, बैठा हुआ है। और ये बैठे बैठे अगर इस पर लेयर टू लेयर फॉर्म होती रहेगी तो एक वक्त आएगा कि ये बहुत सख्त हो जाएगा, पत्थर बन जाएगा। जैसे हमारे किडनी में पत्थर बनता है तो वो भी प्रेसिपिटेट से बनता है। पहले पत्थरों के बारीक बिल्कुल पाउडर की शक्ल में जो चीज़ें हैं वो जमा होना शुरू होती हैं। अगर वो जमा होती रहीं
एक जगह, तो वो जमा हो होकर पत्थर बन जाता है। इसी तरह ये पहाड़ों में, ये हमारे जो समंदर में कोरल्स हैं, यानी कि इनके बाकियात, वो जमा होते रहते हैं और फिर हजारों लाखों सालों में ये चट्टानें बन जाती हैं। These are most abundant in tropical seas and most of them flourish at a temperature above 22। तो ट्रॉपिकल सी हम कहते हैं आमतौर पे गर्म समंदर। गर्म समंदर से मुराद है जहाँ के ऊपर की लेयर पे बर्फ ना जमे, ठीक है, जैसे हमारा साइबेरिया है, अलास्का है, नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है। यहाँ के समंदरों की सतह का ऊपरी हिस्सा बर्फ बन जाता है सर्दियों के मौसम में। लेकिन हमारा जो ट्रॉपिकल सीज होते हैं उनका जो लेयर है, फर्स्ट लेयर, वो सर्दियों में भी बर्फ़ नहीं बनती, क्योंकि ये 22 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर इनके टेम्परेचर्स हो। ठीक है, मोस्ट ऑफ देम बिलोंग टू द क्लास एंथोजोआ एंड फ्यू बिलोंग टू क्लास हाइड्रोजोआ। अब ये क्लास की बात हम अभी आगे चलकर आपको नज़र आएगी। ठीक है, तो हमारा जो नाइडेरियन है उसमें हम 3 क्लासें बनाते हैं। तो एंथोजोआ में से ज़्यादातर ये काम करते हैं सिक्रीशन का, और हाइड्रोजोआ में से कुछ मेंबर्स हैं जो ये काम करते हैं। अब आखिर में हम बात करते हैं ग्रेट बैरियर रीफ, ऑस्ट्रेलियन ईस्टर्न कोस्ट, स्प्रेड ओवर हंड्रेड्स ऑफ माइल्स, यानी कि कोरल रीफ। आवाज़ किसको नहीं आ रही भाई? एक रिजवान साहब को नहीं आ रही, और उसके अलावा किसी को और आवाज़ का मसला है तो बताएं, वरना रिजवान भाई आपको थोड़ा सा काम करना पड़ेगा। और अगर किसी को आवाज़ नहीं आ रही तो बोलें बेटा, कोई मैसेज कर दें मुझे। तो रिजवान, मेरे ख्याल से तुम्हारी नेट पर कोई मसला होगा, यहाँ अपनी पिन को निकाल कर दोबारा लगाओ। तो यहाँ पर हमारा ग्रेट बैरियर रीफ, ऑस्ट्रेलियन ईस्टर्न कोस्ट, इज स्प्रेड ओवर 100 ऑफ माइल्स। तो नीचे जो चट्टानें बनी हुई हैं कोरल रीफ की, वो 100 ऑफ माइल्स पर मुश्तमिल है, और ये एक बड़ा बैरियर बन जाता है। बैरियर किसे कहते हैं? तो कोरल जमा हो कर उन्होंने क्या बना दिया? उन्होंने चट्टानें बना दी। तो सिरपेट ने जमा होकर कोरल रीफ बना दिया। रीफ को कहते हैं चट्टान, कोरल की चट्टान। कुरान में इसका जिक्र मूंगे की चट्टानों के नाम से, रेड मरजान के नाम से। अभी बताते हैं आपको इम्पोर्टेंस है। तो ऑस्ट्रेलिया में ये जो ग्रेट बैरियर रीफ कहलाता है ना, वो इसीलिए कहलाता है कि इसने एक बड़ी जगह 100 ऑफ माइल्स का ये एक नीचे समुंदर के किनारे पर चट्टाने, और ये पूरी उसकी साहिल पर, ईस्टर्न साहिल पर काफ़ी लंबी गई है। और ये एक तरह से समंदर के अंदर छोटे एनिमल्स के लिए एक बैरियर बन जाती है। वो इस तरफ होते हैं किनारे वाली साइड पर, तो उनकी तरफ बड़ा एनिमल नहीं आ पाता। शार्क है, व्हेल है, क्योंकि बीच में चट्टान है, तो पानी इस तरफ तो टर्न करने में उनको आने में परेशानी होती है। तो इसलिए हम कहते हैं ग्रेट बैरियर रीफ। ठीक है, द कोरल रीफ सर्व एज। अच्छा, अब हम इम्पोर्टेंस की बात करें कि भाई इम्पोर्टेंस क्या है। प्रेसिपिटेट प्रोडक्ट से बता दें, आपकी आवाज़ चली। प्रेसिपिटेट प्रोडक्ट से बता दें, यहाँ से ये तो प्रोटोक्टिस्ट हों या सिलिंड्रेट के केमिकल्स हों जो बॉडी से निकले ना बेटा, वो प्रेसिपिटेट बनाते हैं पहले, फिर वो जमा हो कर पत्थर बनाते हैं। पत्थर चट्टान बन जाती है। ठीक है, तो उस चट्टान को कहा जाता है कोरल रीफ। यूजुअली कोरल रीफ जो है वो ट्रॉपिकल सीज, यानी कि जो गर्म समंदर हैं, गर्म से मुराद है कि जिनका टेम्परेचर 22 से
ज़्यादा वहाँ पर अच्छे फ्लॉरिश होते हैं, ज़्यादा बनते हैं। और मोस्ट ऑफ देम जो कोरल रीफ बने वो हमारे नाइडेरियन की क्लास एंथोजोआ, अभी हम क्लास पढ़ेंगे, 3 क्लासेस हैं इसकी, तो उनमें एंथोजोआ और हाइड्रोजोआ, एंथोजोआ में ज़्यादा एनिमल ये काम करते हैं और हाइड्रोजोआ के कुछ एनिमल्स ये प्रेसिपिटेट बनाने में मदद देते हैं। ठीक है, ये एक्चुअल समंदर के लिए नहीं बना रहा है, बना वो अपने काम के लिए, अपने ऊपर आउटर कवरिंग के लिए, लेकिन वो बाद में समंदर में आ जाती है, समंदर में ही है वो सब के सब। तो वो उनकी बॉडी जब मरती है या बॉडी से ज़्यादा सिक्रीट हो जाए तो नया कवर बनाना है, तो पुराना कवर डिपॉजिट हो जाएगा पानी में। ठीक है। ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया में ईस्टर्न साइड पर एक पूरे समंदर के किनारे पर बहुत दूर तक 100 माइल्स तक फैली हुई है समंदर के नीचे चट्टाने, और वो चट्टाने जो हैं वो कहलाती हैं ग्रेट बैरियर रीफ। बैरियर कहते हैं रुकावट को, तो ये असल में बन जाती है रुकावट बड़े एनिमल्स के लिए। तो छोटे एनिमल्स यानी कि छोटी मछलियाँ, छोटे दूसरे क्रस्टेशियंस, वो समंदर के किनारे पर आसानी से ज़िंदगी गुजार सकते हैं। बड़े एनिमल से लाइक शार्क है या वेल्स है तो उनका डर और खौफ ख़त्म हो जाता है। ठीक है जी। इम्पोर्टेंस ऑफ कोरल रीफ की बात करते हैं जी। हमारे कोरल रीफ बहुत इम्पोर्टेंट है, सर्व एज हैबिटेट फॉर मेनी प्लांट्स एनिमल्स लाइक स्पंज मोलस्कस। तो पहली इंपॉर्टेंट ये है कि जो कोरल रीफ होते हैं ना, चट्टाने हैं, तो ये सेफ साइट बन जाती है छोटे प्लांट्स, एनिमल्स, स्पंज, स्नेल्स, क्रस्टेशियंस जैसे लॉबस्टर्स हैं, प्रॉन है, क्रैब्स हैं, वो इनके सुराखों में आसानी से रहते हैं। तो ये पत्थर हैं और पत्थरों में सुराख तो होंगे, पानी चल रहा है बार बार, तो उनमें इनको रहना शेल्टर बन जाती है, एक घर इनका बन जाता है, फ्री का इनका हैबिटेट बन जाता है। ये अब आप देख लीजिए, ये एक रीफ की जगह माशाल्लाह से खूबसूरत कलर और खूबसूरत, बिल्कुल ज़बरदस्त, मतलब मज़ा आ जाए अगर आप यहाँ पर हों। तो ये जो आपको नज़र आ रहा है, ये सब के सब आपके सामने स्पंज की टाइप्स हैं अलग अलग। ये हमारे पास नाइटेरियंस हैं, ये जो ये मछलियाँ छोटी मोटी घूम रही हैं, ये आपका टर्टल घूम रहा है आज़ादी के साथ। तो ये छोटी छोटी ये दूर तक आपको चट्टानें नज़र आ रही हैं। तो सेफ साइड बनी हुई है हमारे प्लांट्स के लिए भी और हमारे एनिमल्स के लिए। आवाज़ कट रही है तो बेटा आवाज़ को देखो, कट रही है क्यों कट रही है, अपने पास आवाज़ को, अपने नेट को देखो बेटा। बाद दफ़ा आवाज़ आपकी नेट की वजह से डिस्टर्ब हो जाती है, स्लो होगा ना नेट तो आवाज़ कट कर आई। नीमो, नीमो 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 यार नजर आपको, तो ये जो है ये तो नाइटेरियंस है, और ये जो पत्थर आपको नजर आ रहे हैं नीचे, ये आपके कोरल रीफ्स हैं। अवैध भाई मेरी आवाज़ देखिएगा, मैं चेक करवा देता हूँ बाहर आवाज़ रुक तो नहीं रही, कट तो नहीं रही, सही है जी, सही है जी बच्चों, आप बेटा अपना अगर दोबारा रिकनेक्ट होकर देख लीजिए। ठीक है जी। तो ये मतलब नेचर में अगर आप चले जाएं, कुदरत में आप जाकर देख लें, तो बस जितने भी बायोलॉजिकल रिसर्चर्स हैं, स्टडी करने वाले, समझ तो परफेक्ट आवाज़ आ रही है जी, नहीं बेटा वो आपको एक आध बच्चों के बीच में हो जाता है जिसको हो जाती है ना आवाज़ कट रही है, तो असल में उनका अपना नेटवर्क स्लो, अगर ज़्यादातर बच्चों का हो रहा है तो फिर इसका मतलब हमारा नेटवर्क सही नहीं है। ठीक है, और कुछ बच्चों का जैसे मसला आ रहा था तो इसलिए मैंने अवैध साहब से आवाज़ चेक कराई, मेरी आवाज़, क्योंकि हमारे यहाँ पर वो टेक्नीशियन बैठे हैं, वो हमारी रिकॉर्डिंग भी देख रहे होते हैं, हमारी जो इस वक्त क्लास हो रही है वो भी वो चेक कर रहे हैं ना, वो भी ऑनलाइन उनकी क्लास ली, वो भी बल्कि यहाँ पर इस वक्त मौजूद हैं हमारे साथ ही, आपके साथ ही। ठीक है। तो ये मतलब नेचर में आप जाएं ना, अगर रिसर्च कर रहे हो या देख रहे हो कुदरत, देखें ना आपकी मछली के ऊपर लाइनें देखें, डिज़ाइन है तो दूर से नजर आ रही है, करीब से जाकर आप देखें मज़ा आ जाए। पॉलीपॉइड माने बेटा पॉलीप,
पॉलीप जो होता है ना, पॉलीप और मेड्यूसा भी हमने डिफरेंस किया ना। तो पॉलीप को पॉलीपॉइड, मेड्यूसा को मेडिसोइड का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है जी। तो ये माशाल्लाह से जी खूबसूरत। और ये हम बात कर रहे थे रेड कोरल बाय द नेम ऑफ मरजान इज यूज्ड बाय हकीम्स इन प्रिपेयरिंग ईस्टर्न मेडिसिन। कुरान में सूरह रहमान में आपने उर्दू तर्जुमा सुना करें, उर्दू के साथ भी और अरबी के साथ भी। और घर में अगर आपके बूढ़े वालिदैन हैं, दादा दादी नहीं, आपके वालिदैन तो माशाल्लाह जवान ही होंगे, उनके अम्मी अबू बूढ़े हैं, तो उनके लिए रात को उनको भी ये सुनाया करें सूरह रहमान, बिल्कुल अकेले बंद, जो कोई और आवाज़ ना आए और कंसंट्रेट करें वो, आप भी सुना करें। इन लास्ट जब आप सोने लगें तो सूरह रहमान को सुनकर सोएं या पढ़कर सोएं तो बहुत अच्छी बात है। ये बाकायदा तौर पे क्या बोला भाई, मरजऊ का लफ्ज़ आता है, मरजऊ का, मरियम क्या मतलब, मरजऊ का, मरजान का लफ्ज़ आता है, मरजऊ का नहीं आता, कुरान की बात कर रहा हूँ। तो सूरह रहमान में तो आपको सूरह रहमान जो है वो पूरी बॉडी से आपके जो डेड सेल्स हैं, कैंसर सेल्स हैं, जिनको हम अपनी बायोलॉजिकल टर्म में कहते हैं, उनकी सफाई कर देती है। इसी तरह बड़ी बीमारियों में इसकी बीमारी, जैसे लाइक अल्लाह ना करे किसी को अगर कोई कैंसर है या अभी कोरोना चल रहा है, इस तरह की कोई ऐसी बीमारी है, तो उसे सूरह रहमान पढ़ने से उसकी बॉडी के तमाम एक्टिविटी बड़ी ज़बरदस्त हो जाती है। और अगर कंसंट्रेट होकर पढ़े या सुने, और बाकायदा तौर पे इसका जो हमारे वेस्टर्न वर्ल्ड है उन्होंने इसकी रिसर्च की है। हमने तो अपने कुरान की रिसर्च ही छोड़ दी ना, उन्होंने बहुत की है माशाल्लाह से, लेकिन हमें उनकी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तमाम चीज़ों, सुन्नतों की चीज़ें हमारे पास हैं, हम अब भी बहुत कुछ कर सकते हैं। ठीक है जी। तो रेड कोरल को अल्लाह ताला ने कुरान में एक तो वहाँ लफ्ज़ इस्तेमाल किया मूंगे की चट्टानें, यानी तर्जुमे में लिखा उर्दू में मूंगे की चट्टानें, यानी जिनको हम कोरल रीफ कहते हैं। और लाल मरजान कहा, रेड कोरल जिसे कह रहे हैं ना आप, लाल मरजान। और लाल मरजान को यूज़ किया जाता है अब भी। हमारे जो हकीम हैं, एक तो डॉक्टर होता है, एक एलोपैथिक, एक होम्योपैथिक डॉक्टर होता है, और एक हकीम होते हैं। तो हकीम हमारे जो मेडिसिन, ईस्टर्न मेडिसिन बनाते हैं, वो डिफरेंट प्लांट, जड़ी बूटियों से बनाते हैं, ठीक है ना। तो उनमें ये भी शामिल है। और ये मरजान चूँकि पत्थर है, जड़ी बूटी नहीं है, इसको हम यूज़ करते हैं हकीम। और अब मुझे इतना अंदाज़ा नहीं कि किस बीमारी में, लेकिन बहरहाल ये बहुत बीमारियों में काम आता है। लेकिन असली लाल मरजान कम है, नायाब है, ठीक है ना, इसलिए महंगा भी है। और इससे हम नेकलेस भी बनाते हैं, अंगूठी में एज अ छोटा सा बना कर वो भी पहनते हैं शॉप में, लेकिन काफ़ी महंगा आपको मिलता है, इतना सस्ता नहीं है रेड मरजान। और कुरान में सूरह रहमान में इसका जिक्र दिया है, तो फिर कोई वजह तो होगी ना। और फिर सूरह रहमान में बार बार अल्लाह ताला ने आपसे कहा कि फिर तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे। तो अब ये नेमतों में शामिल हो गया ना। तो जहाँ पर ज़िक्र किया मरजान का, तो वहाँ भी फिर ये बात आई होगी, है ना, फबैया आला रब्बुकुमा तुकज़्ज़िबान। तो बहुत इम्पोर्टेंट हो गया। इसी तरह से ये देखें, अभी कोरल रीफ ज़रूरी नहीं है कि इतने कलरफुल खूबसूरत हो। कोरल रीफ कुछ बहुत सिंपल फॉर्म में भी हो सकता है, ये लाइक ये है, ये भी कोरल रीफ्स है, ठीक है ना। और कोरल skeleton is used as building material and as raw material for the preparation of lime। अब ये जो हमारा आम सा कोरल है ना, जो हमें समंदर में नॉर्मली मिल जाता है, तो वहाँ पर हमारे इसको यूज़ किया जाता है लाइम के प्रिपरेशन के दौरान, सीमेंट वगैरह बनाने में। लेकिन ऐसा कोई बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंट नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि सीमेंट की एक केमिकल नेचर अलग है और उसको बनाने में अलग। लेकिन ये
यूँ समझ लें कि कैल्शियम कार्बोनेट है चूँकि ज़्यादातर, मगर उसमें जो कॉमन कोरल है और जो ज़्यादा क्वांटिटी उसे हम यूज़ कर लेते हैं। तो ये इसके इम्पोर्टेंस थी कोरल और कोरल रीफ्स की। ठीक है जी। अब हम चलते हैं जनाब आगे, और आगे आगे है हमारे पास कौन, नाइडेरियंस में उसकी फाइलोजेनी यानी क्लासिफिकेशन जिसे हम कहते हैं। तो फाइलोजेनेटिकली ये बहुत इंपॉर्टेंट है, उसकी बेसिक पता है कि नाइडेरियंस हैव evolved along one of the three evolutionary lines from Protoctist. No other phylum of animals is thought to have evolved from Cnidarian. ये कहते हैं हम कि आपने भी अगर याद हो आपको बी वाले बच्चों को, यहाँ से सी में शायद पता नहीं हमने देखा कि नहीं, हाँ देखा है सी में भी। और चूँकि हमने चैप्टर 1 तो डिस्कस कर ही लिया था ऑलमोस्ट, है ना। मैं फिर भी आपको दिखा देता हूँ ताकि आपको ध्यान में आ जाए। पेज नंबर 8 पर आपको नीचे नज़र आता है, ठीक है। और हमारी अपनी ही जो अभी जो हम चैप्टर को डिस्कस कर रहे हैं, तो इसके स्टार्ट में भी हमारी एक लाइन है, रेवोल्यूशनरी लाइन 192 पर। तो उसमें आप देख सकते हैं कि एंसेस्टर जो प्रोटोक्टिस्ट के एंसेस्टर हैं वो कहाँ हैं जी, और उन्होंने नाइडेरियन बनाए, स्पंज बनाए, लेकिन इन नाइडेरियन से और इन स्पंज से फर्दर कोई और एनिमल प्रोड्यूस होता हुआ नज़र नहीं आता। ठीक है ना। तो एवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक है जी। तो इसमें हमारे पास ये एवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से हम ये कहते हैं कि इसमें एवोल्यूशन जो है वो आपको नज़र नहीं आता, और नाइडेरियंस सिर्फ नाइडेरियंस ही रह गए और आगे कन्वर्जन नहीं कर पाए। अच्छा जी, नूर फातिमा ने कुछ कहा कि पहली वाली स्लाइड दोबारा लगा दें एक दफ़ा, प्रीवियस स्लाइड दिखा दें। मनहाइल ने भी कहा। अच्छा जी, क्या हुआ जी? अबे भाई तुम लोग इतना स्लो है तुम्हारा साहब। लो भैया देख लो, इतना स्लो है तुम्हारा साहब। ठीक है जी, देख लिया हमने। तो हम अब चलें फाइलोजेनी की बात करें, तो इसलिए हम कहते हैं कि जो हमारा फाइलोजेनी है इस फाइलम नाइडेरियंस की, तो वो हमारा फाइलोजेनी तो हमने स्टार्ट की। फाइलोजेनेटिकली हम कह रहे थे कि जो हमारा नाइडेरियन है ना, ये नाइडेरियन एक्चुअली एवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से सिंगल लाइन है। आपको मैंने अभी पेज नंबर रेफर किया था 190, कौन सा था भाई? अभी जो हमने चैप्टर 10 में ये स्टार्ट में था, दोबारा बता देता हूँ, 192। तो उसमें आप देखेंगे जी प्रोटोक्टिस्ट एंसेस्टर्स, और वहाँ से 3 लाइन निकल रही है, एक स्ट्रेट जा रही है और एक स्पंज राइट हैंड पर और एक लेफ्ट हैंड पर नाइडेरियन। तो स्पंज और नाइडेरियन जो है वो कहा यह जाता है कि वो अपनी जगह पर रुके रहे और एवोल्यूशन में हिस्सा नहीं ले रहे। ठीक है। तो इनकी क्लासेस हाइड्रोजोआ, अब 3 क्लासेस हम इसकी डिस्कस करते हैं, और सवाल हमारा आगे चलकर, बल्कि नहीं एक फाइल हम और पढ़ लेंगे 2, तो फिर आपको एक सवाल और देंगे और उसकी बात हम करेंगे फाइलोजेनी के हवाले से। ठीक है, कि फाइलोजेनी का सवाल किस तरह से यूजुअली पूछा जाता है। क्लास हाइड्रोजोआ, हाइड्रो पानी, जोआ मीन्स एनिमल। ठीक है, तो हमारा एक क्लास हमने बनाई थी हाइड्रोजोआ। दे आर फ्रेश वाटर और मेरीन, सिसाइल एंड फ्री स्विमिंग एनिमल। ये मीठे पानी में मिलेंगे, मेरीन में मिलेंगे, सिसाइल भी हो सकते हैं, फ्री स्विमिंग भी हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि दे हैव बोथ पॉलीपॉइड एंड मेडिसोइड फेसेस। इनमें पॉलीप भी होगा और मेड्यूसा भी होगा, इसलिए ये दोनों टाइप के पानी में भी मिलेंगे और दोनों टाइप की इनकी
मूवमेंट या स्ट्रक्चर भी होगा, यानी कि ससाइल भी है और स्विमर भी है। ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन डेफिनेटली इसमें मौजूद होगी, क्योंकि मेड्यूसा और पॉलीप दोनों हैं, तो एक पॉलीप से मेड्यूसा बनेगा, मेड्यूसा से पॉलीप बनेगा। ठीक है। मिजोग्लिया नॉन सेलुलर, मिजोग्लिया किसे कहते हैं? मोटाइल मीन्स होता है मूवमेंट करने वाला, ठीक है। सेसाइल मीन्स होता है साकिन, रुका हुआ। मिजोग्लिया का लफ्ज हमने आपके लिए यहाँ इस्तेमाल किया है, ये रहा, ठीक है। मिजोग्लिया का लफ्ज यहाँ जरूरी है क्योंकि हाइड्रोजोआ का इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। डिप्लोब्लास्टिक एनिमल में होती है जी, एक आंसर आया बिल्कुल सही। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये है जी हमारी एक लेयर, एक्टोर एंडोडर्म, बिल्कुल जी, मीना ने सही कहा, ठीक है। और ये है हमारी दूसरी लेयर, तो ये बाहर है तो इसको हम कहेंगे एक्टोडर्म। ये बॉडी के अंदर है तो इसको कहेंगे एंडोडर्म, ठीक है। और इसके बीच में जो हमें ये नजर आ रही है गैप, दैट इज कॉल्ड मीजोग्लिया, इसे आप कहेंगे मीजोग्लिया। क्लियर जी मेरी बात? सबको, सबका अल्लाह भला करे। मीजोडर्म नहीं कहेंगे बच्चे, बिल्कुल नहीं। मीजोडर्म तो होगी नहीं यहाँ पर, क्योंकि ये हैं ही डिप्लोब्लास्टिक एनिमल। नाइटेरियंस आर द डिप्लोब्लास्टिक, मीजोडर्म तो हो ही नहीं सकती। गैप है ये छोटा सा ना एक, और यहाँ पर सेल हैं नहीं है, उसी बेस पर आपने यहाँ क्लासिफिकेशन किया। हाइड्रोजोआ का मतलब है यहाँ पे कोई भी सेल नहीं मौजूद, पानी की तरह लिक्विड मौजूद है, तो इसलिए हमने कहा हाइड्रोजोआ, ठीक है। मिजोग्लिया की बेस पर ही आपने क्लासिफिकेशन की है ऑफ द नाइटेरियन, ठीक है भाई भैया। आगे चलें, एग्जाम्पल है इसकी फाइसीलिया, जिसको आप देख चुके हैं, पोर्टुगस मैनोफोर, हाइड्रा, ओबिलिया, ओबिलिया हम अभी दिखाते हैं आपको ताकि आपको अंदाजा हो जाए, ठीक है। हाइड्रोजोआ के बाद ये हम पहले शक्ल आपको दिखा दें, ये है ओबिलिया, सीफर हम इसको कहते हैं, बड़े खूबसूरत आपको नजर आए। मिजोग्लिया दोबारा बता दें, इंजमामुल हक, इंजमामुल हक कह रहा हूँ, इंजमा, कहाँ थी तुम? घूम फिर के आ रही हो, कि वो मैंने मिटा भी दिया मैं बच्चे, अल्लाह तुम्हें जन्नत नसीब करे। ये ना बेटा, ये एक लेयर, ये दूसरी लेयर, ये है बॉडी के बाहर की एक्टोडर्म, ठीक है, ई सी एक्टो, और ये बॉडी के अंदर है, इसको कहते हैं एंडोडर्म, ठीक है। इन दोनों के बीच में गैप है, ये गैप है, बन गया गैप, बहुत बड़ा नहीं, ये तो हमने बड़ा आपको दिखाने के लिए बनाया। तो ये जो गैप बना होता है हल्का सा, इसमें सेल कौन से हैं या नहीं है, उसी बेस पर क्लासिफिकेशन ऑफ नाइटेरियंस। तो यहाँ पर ये जो गैप है ना, ये वाला गैप, इसे कहा जाता है मीजोग्लिया, दरमियान का ग्लिया, दरमियान का गैप। ये मीजोडर्म नहीं है, दिस इज नॉट अ मीजोडर्म। मीजोडर्म कौन होगा? मीजोडर्म जो है वो बाकायदा एक लेयर होगी, ठीक है। तो जनाब रेस कर देते हैं हम दोबारा अगेन। एक ने बच्चे ने कहा था, किसी ने इंजमामुल हक पढ़ दिया मैंने, उसका नाम इंजमा था, ठीक है। तो ठीक है बेटा, इंजमा, अल्लाह अकबर। ये है हमारा जनाब कौन? ओबिलिया, ये रहा ओबिलिया। हाइड्रा हमने बार बार देखा, फाइसीलिया पर हमने पूरा डिस्कशन किया था, ओबिलिया हमने नहीं देखा तो आपको दिखा दिया, ठीक है। दूसरी क्लास है स्काइफोजोआ, स्काइफस, कप, कप होता है चाय का कप, तो इसलिए हम उसको उसकी शेप की बेस पर हमने स्काइफोजोआ के ज़्यादातर नुमाइंदे जो हैं वो कप शेप इलोंगेटेड होंगे। दे आर एक्सक्लूसिवली मैरीन, ये सिर्फ कहाँ होंगे? मैरीन में ही होंगे, समंदर में ही मिलेंगे,
और प्रीडोमिनेंटली क्या होंगे, मेड्यूसॉइड। मेड्यूसॉइड का मतलब इसमें मेड्यूसा आपको मिलेगा और पॉलीप आपको शाज़ोनाजुर, नजर नहीं आएगा, होगा तो सही, लेकिन फॉर्म उसकी जो है वो बहुत शॉर्ट होती है। ठीक है, हाँ हाँ कोई बात नहीं हाँ बेटा, मैंने बता दिया, आवाज़ कट गई तो कोई मतलब नहीं, सवाल तो आपका पूछना है ना, टेंशन नहीं है, घबराना नहीं है। अब तो समझ में आ गया ना मिजोग्लिया किसे कहते हैं। तो मिजोग्लिया मेन है, उसी की बेस पे तो क्लासिफिकेशन है, अगर वही नहीं पता तो फिर हम क्लासिफिकेशन कैसे समझ पाएंगे। ठीक है, मेड्यूसा इसमें डोमिनेंट होता है। डोमिनेंट का मतलब होता है जो वाजे हो, नजर आए। तो पॉलीप कहाँ हो जाता है, गायब हो जाता है, होगा वो भी, वो अल्टरनेटिव जनरेशन होती है, लेकिन वो नज़र नहीं आएगा, उसकी शॉर्ट साइकिल का हिस्सा होगा। तो मेड्यूसा बेल, बेल की तरह, या फिर अम्ब्रेला, जैसे जेलीफिश है हमारी। पॉलीप ऑकर्स ड्यूरिंग डेवलपमेंट, पॉलीप जो है वो सिर्फ डेवलपमेंट के दौरान आपको नजर आएगा। अगर आप एम्ब्रियोलॉजिकल स्टडीज कर रहे हैं तो पॉलीप बना और पॉलीप ने अपने आप को फौरन कन्वर्ट कर दिया जल्द अज जल्द मेड्यूसा में। इसलिए हम कहते हैं कि इसमें पॉलीप जो है वो एब्सेंट है, लेकिन एब्सेंट नहीं है तरह की। अच्छा जी, सेसाइल मोटाइल, सेसाइल माने होता है बेटा नूर, ठहरा हुआ, रुका हुआ, और मोटाइल माने होता है मूवमेंट करने वाला। जी, सारे के सारे नाइटेरियन जो है वो एक्वाटिक है बेटा। तो पॉलीप ऑल्टरनेशन जनरेशन इसमें भी है, क्योंकि ये तो करेक्टर है हमारे नाइटेरियंस का। अब देख लें मिजोग्लिया और सेलुलर। तो इसमें मिजोग्लिया में कोई ना कोई सेल मौजूद होगा, मगर वो बहुत ज़्यादा हार्श नहीं होगा। जेलीफिश, ये देखिए, जेलीफिश की बड़ी टाइप्स हैं, जेलीफिश की स्पीशीज ही बहुत सारी हैं, खूबसूरत, इतनी ज़बरदस्त कि बस क्या बात है। नूर फातमा ने क्या कहा जी, नहीं सर ये सिसाइल है या मोटाइल, मैं इन्हें, ये कौन सिसाइल है मोटाइल है, ये मोटाइल होगा, मोटाइल मेड्यूसा होगा, सिसाइल पॉलीप होगा। तो जहाँ इनमें पॉलीप होगा वहाँ वो सिसाइल ही होगा हमेशा, और जो मेड्यूसा होगा वो हमेशा मूवमेंट करने वाला है। अब देखें इसमें दोनों है ना, पॉलीप भी और मेड्यूसा भी है, इसलिए हम कह रहे हैं कि भाई ये सिसाइल भी हो सकता है, स्विमर भी हो सकता है। अगर इसका मेड्यूसा है तो मूवमेंट कर रहा है, पॉलीप है तो वो सिसाइल है, जैसे ये पॉलीप है, ओबीलिया जो है वो पॉलीप है, ये एक जगह पर टिका हुआ है। ठीक है जी, थर्ड क्लास है एंथोजोआ, दे आर एक्सक्लूसिवली मेरीन, ये भी समंदर ही में होंगे, फ्रेश वाटर में नहीं होंगे। एंथो फ्लावर, फूल की तरह, जोआ एनिमल, ऑल आर पोलीप मेड्यूसॉइड फॉर्म एब्सेंट। तो अब इसमें क्या होगा, इसमें था मेड्यूसा नजर आ रहा था, इसमें पॉलिप नजर आ रहा है, मेड्यूसा गायब हो गया। ऑल्टरनेटिव जनरेशन इसमें एब्सेंट है, इसमें भी ऑल्टरनेटिव जनरेशन मिल रही है, उसमें भी मिल रही है। तो इसमें चूंकि पॉलीप ही नहीं है तो ऑल्टरनेटिव जनरेशन कहाँ से होगी। ठीक है, पॉलीमॉर्फिज्म इसमें होगा। और मिजोग्लिया फाइब्रस, तो मिजोग्लिया में क्या है, फाइबर मौजूद है, वो नॉन सेलुलर, ये सेलुलर, और इसमें फाइबर मौजूद। कोरल, जो आपके कोरल बनते हैं, सी एनिमोन, मेट्रीडियम, डायग्राम आपकी नाइटेरियंस में बनी होगी, सी फैन, सी फिप्स, ये आप ज़रा देखेंगे निकाल कर, और खूबसूरती ये हमारे तरफ से कल के लिए आपका क्या है, आपके लिए छोटा सा असाइनमेंट भी है, इनकी पिक्चर देखिएगा। मैं मीडियम मैंने नहीं निकाली, मैंने नहीं दिखाई, शायद आपको नहीं दिखाऊंगा। ठीक है, सी एनिमून सिसाइल है, सी एनिमून सिसाइल है, सी फैन सिसाइल है, सी विप्स सिसाइल्स हैं, ये सब सिसाइल्स हैं। मेड्रीडियम जो है वो जीनस, यानी हम सी एनिमून कॉमन वर्ड है, और मेड्रीडियम जो है इसका बायोलॉजिकल जेनरिक नेम, जीनस का नाम है। कोरल्स का, कोरल इंग्लिश में इनसे बनती है, किनसे बनती है, हमारे सी एनिमून और दूसरे पॉलिप्स।
तो आपने कल देखकर डायग्राम बनानी है, और बनानी सॉरी देखनी है, सी फैन की, सी विप्स की, सी एनिमून की, और कलर देखकर फिर मुझे बताएंगे जी कैसा रहा खूबसूरती में, कैसी खूबसूरत आपको चीज़ें नज़र आई। ठीक है, ये मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे आपको दिखा रहा हूँ। ये है सी एनिमल, ये तो आप देखिएगा सी फैन को, सी विप्स को, तो आपको मज़ा आ जाएगा। ठीक है, बारह ये नेचर तो मैंने पहले ही आपसे कहा कि बड़ी खूबसूरत है। नेचर को हम देखें तो बस अल्लाह की शान को हम डिफाइन करते 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 समंदर की सारी पानी को इंक बना दें, और अल्लाह की शान और अल्लाह की तारीफ़ें लिखने में ख़त्म हो जाएंगी, लेकिन तारीफ़ें ख़त्म नहीं होंगी, इंक ख़त्म हो जाएगी हमारी, है। ठीक है जी। तो अब हमारे पास आ जाता है फाइलम नंबर थर्ड। फाइलम नंबर थर्ड है प्लेथीहेल्मिन्थस। पॉलीप्स की एग्जाम्पल में कोरल भी लिखवा दिया, बट कोरल तो कवरिंग को कहते हैं, वो सेल्फ कोई ऑर्गेनिज्म तो नहीं। हाँ, कोरल जो होता है ना वो खुद ऑर्गेनिज्म नहीं होता, लेकिन कोरल बनता पॉलीप्स, आपने याद है उसकी डेफिनेशन में बताया था, पॉलीपॉइड्स की सिक्रीशन से बनता, तो इसलिए वहाँ कोरल लिख दिया। ठीक है, अच्छा जी, अब आ जाएं जी। हाँ तो देखो भाई, सी फैन देख भी लिया तुमने। अबे तुम पढ़ रहे हो बच्चे, तुम अपने काम करने शुरू हो गए। अभी का नहीं दिया था असाइनमेंट, पहले क्लास खत्म हो जाए फिर पढ़ना, वो असाइनमेंट देखना, उनकी पिक्चर्स को देखना। वाह भाई वाह, बड़े तेज बच्चे हो भाई। इंट्रोडक्शन हम करते हैं जी। प्लेथी हेलमेंथिस की मीनिंग, पहले नेम प्लेथी, प्लेथी मीन्स होता है फ्लैट, ठीक है, चपटा उर्दू में हम कहें तो। प्लेथी मीन्स होता फैट, हेलमेंथिस मीन्स होता वॉर्म्स। अच्छा, वॉर्म्स की उर्दू मीनिंग बड़ी मुश्किल मसाइल वाली है। वॉर्म्स को हम उर्दू में भी कीड़ा कहते हैं हम लोग, ठीक है ना। लेकिन असल में वॉर्म्स की उर्दू मीनिंग अगर हम देखेंगे तो वो होता है दो दे। उर्दू की राइटिंग भी अच्छी नहीं है, वैसे तो इंग्लिश की भी अच्छी नहीं है, लेकिन लिखने में तो मसला है। तो ये क्या लिखा मैंने, दो दे, ये किसकी मीनिंग है, ये वॉर्म्स की मीनिंग, एक्चुअल मीनिंग। वॉर्म को हम कीड़ा नहीं कहते, बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं आप लोग, तो इसलिए मैं आपको ज़रूर ये कहूँगा कि जी हम कीड़ा, असल में लफ्ज़ इंसेक्ट के लिए इस्तेमाल किया जाता है। वैसे इंसेक्ट को भी हम कीड़ा नहीं कहते, इंसेक्ट को हम हशरात कहते हैं उर्दू में, ठीक है, बायोलॉजिकल टर्म में। जी, ये फनीएस्ट वर्ड है जी। गुड कमेंट्स फ्रॉम अलिशबा, इसलिए मैंने ये लिख कर दिखाया ना बेटा आपको, दो दे। अब दो दे, लेकिन ये असल में एक ही वर्ड है, ठीक है। तो बहरहाल उर्दू हमारे लिए ज़रूरी है, मीनिंग जहाँ जहाँ मुझे याद है या मेरे पास मिल जाती है इजीली, तो वो हम ज़रूर आपको शो करेंगे ताकि आपके लिए भी आसानी रहे, ठीक है। अच्छा जी, ये तो हो गई इसकी मीनिंग। अब मीनिंग के बाद हम आगे चलते हैं डाइवर्सिटी पर। इसमें हमें 15,000 स्पीशीज़ अराउंड द वर्ल्ड नज़र आती हैं। रेंज साइज मिलीमीटर, बहुत छोटे से लेकर बड़े तक मैनीमीटर्स तक भी हो सकते हैं। हैबिटेट इनकी, हमारे पास फ्रेश वाटर भी है, ठीक है। कुछ कुछ थोड़े से बहुत मामूली स्पीशीज़ जो हैं, यानी चंद 100 स्पीशी ऐसी हैं टेरेस्ट्रियल आपको मिलेंगी। रॉक्स में डिब्रिस, डिब्रिस किसे कहते हैं, डिब्रिस कहते हैं वो जो टूटी फूटी जगह खराब सी होती है ना, पत्ते टूटे पड़े हैं, झाड़ टूटा पड़ा है, तो वहाँ जो मॉइस्चर जमा हो गया है, कचरा जमा हो गया है,
तो उसको आप कहते हैं डिब्रिस। तो डिब्रिस में क्रीपिंग करते हुए वहाँ पर आपको ये नजर आएंगे, वरना इनकी प्लैथीहेल्मिन्थेस की ज़्यादातर जो स्पीशीज हैं वो पैरासाइटिक इन नेचर, इनका बहुत बड़ा ग्रुप पैरासाइट है, ह्यूमन पैरासाइट भी है, एनिमल पैरासाइट भी है, ठीक है। तो बहुत बड़ा ग्रुप पैरासाइट भी। मेरे पास कैलकुलेटर है, क्या काम बायोलॉजी में, कैलकुलेटर दे के पानी पिला देगा तुम। आई 40 पर। अच्छा बच्चे ने क्या, फाइलोजेनी, फाइलोजेनी का क्वेश्चन सरप्राइज है, अभी नहीं बोल बता रहा, ठीक है। अभी क्यों नहीं बता रहा, वजह है इसकी, ज़रा एक दो और फाइलम पढ़ लेना, फिर आपको मैं दूंगा, और उस दिन आपके 5 ईयर आप अपने सामने रखिएगा, तो 5 ईयर में से आपको दिखाऊंगा कि उसका क्वेश्चन कैसा आता है, ठीक है, टेंशन नहीं लेने। अच्छा जनाब, हैबिटेट के बाद हम चलते हैं आगे। अजान हो रही है मेरे ख्याल से हमारे, तो अजान सुन लूँ मैं। ख़त्म हो गई। और आपकी तरफ से 2 सवाल, डिब्रीज मीनिंग, हाँ डिब्रीज मीनिंग अभी बताई नहीं मैंने। डिब्रीज बेटा कचरा हो जाता है जमा, लेकिन ये कचरा वो जो हमारे डिफरेंट एनिमल्स एज अ फूड यूज़ कर सकते हो, जैसे ऑर्गेनिक मटेरियल होता है, झाड़ पत्ते टूट फिर के नीचे पड़े और वहाँ पानी भी जमा हो गया, वहाँ सॉइल जो है वो भी जमा है, तो वो उसने एक अजीब सी स्मेल भी आ रही होती है, लेकिन बहर वो हमारे इन एनिमल्स के लिए काम आता है। तो प्लेथी एनिमल में जो हमारे टेरिस्टल्स हैं वो ये काम करते हैं। हाँ, आवाज़ सही नहीं आ रही तो बेटा उसको देखो ज़रा, मेरी आवाज़ तो अपनी जगह पर है, तुम्हारे पास फिर नेट वेट में कोई मसला यहाँ उसमें ना हो गया हो। सिमिट्री, इनमें सिमेट्री जो है, ऑल एनिमल्स आर बाइलेटरल सिमेट्रिकल हैं, इनको हम जानते हैं कि बाइलेटरल सिमेट्रिकल किसे कहते हैं, जिसको बीच में से हम कट करें, है ना। ये अब आ गया ट्रिप्लोब्लास्टिक, तो वो नाइटेरियंस थे डिप्लोब्लास्टिक, और यहाँ से हमारा कोई भी जो फाइलम आगे बढ़ेगा वो सब के सब ट्रिप्लोब्लास्टिक होंगे, तो उसमें हमें बार बार ट्रिप्लोब्लास्टिक लिखने की जरूरत भी नहीं, हमारे जहन में होना चाहिए। इसी तरह सिमेट्री सब में बाइलेटरल चल रही होगी आगे। हाँ ये टर्म हमारी बदलेगी, अभी तो फिलहाल एक कॉल्यूमेट है इनकी बॉडी के अंदर, तो ट्रू बॉडी कैविटी है वो एब्सेंट है, एक्टोडर्म एंडोडर्म मौजूद है, लेकिन उनके दरमियान पैरेन्काइमेटस टिश्यूज या सेल्स ने तीसरी लेयर बना दी है, इसीलिए हम उसको ट्रिप्लोब्लास्ट। अच्छा ये तीसरी लेयर बाकायदा मैनेज्ड है ना, ऐसा नहीं कि लूजली बॉन्डेड है, बल्कि मैनेज्ड है, तरतीब के साथ है, इसीलिए आप इसको ट्रिप्लोब्लास्टिक लेयर वाला एनिमल कहते हैं। बॉडी कवरिंग ये बहुत ज़रूरी है, आगे चलकर हमारा इसमें एक क्वेश्चन आएगा पैरासाइटिक एडॉप्टेशंस, उसमें भी हम बात करेंगे, लेकिन यहाँ पर ध्यान में रखेंगे कि ये जो फ्री लिविंग होता है इनमें से, हमने कहा ना कि फ्रेश वाटर में घूम रहा है या टेरिस्ट्रियल में घूम रहा है, तो ये फ्री लिविंग है, और कुछ पैरासाइट्स हैं, बल्कि मेनी मोस्टली ये जो फ्री लिविंग फॉर्म्स हैं, बॉडी वॉल इज सॉफ्ट एंड सिलिएटेड, इनकी बॉडी वॉल सिलिएटेड होगी या फिर वो सॉफ्ट होगी, ठीक है। जबकि जो पैरासाइटिक फॉर्म है उनकी कवर्ड बॉडी हार्ड लेयर होगी, यानी थोड़ी सख्तियाँ तो हो सकती है, अगर वो एंडो पैरासाइट नहीं है तो उनकी क्यूटिकल लेयर बड़ी अच्छी डेवलप होगी। और क्यों अच्छी डेवलप होती है, क्योंकि ये क्यूटिकल की लेयर, अगर हम एंडो पैरासाइट की बात करें, जो एंडो पैरासाइट का मतलब जो हमारे या किसी एनिमल की बॉडी के अंदर डेवलप हो रहे हैं या रहते हैं, तो उन्हें आप एंडो पैरासाइट कहते हैं ना। तो एंडो पैरासाइट अंदर हैं तो हमारी बॉडी के एंजाइम उनको तोड़ना चाहेंगे, उनको मारना चाहेंगे, तो क्यूटिकल की लेयर जो होती है वो क्या करती है, उसको एंजाइम से महफूज रखती है, तो इसका होस्ट बॉडी उनको मार नहीं सकती,
ख़त्म नहीं करता। ठीक है। एडहेसिव ऑर्गन से मुराद होती है कि वो ऑर्गन जो किसी काम में, एक्स्ट्रा काम में मदद दें। तो चूंकि ये पैरासाइट हैं तो इनको मूवमेंट में तो ज़रूरत नहीं है कि इनके पाँव हों, इनके भागने दौड़ने के लिए कोई ऑर्गन हो, लेकिन इनके लिए कुछ ऐसे ऑर्गन ज़रूर ज़रूर इनके पास होने चाहिए जो इनको रोक कर रखें। जैसे इंटेस्टाइन में ये अगर किसी के लग गए हैं एनिमल की, तो कैसे अटैच हों। इनके पास हुक्स मौजूद हैं। ठीक है। इनके पास स्पाइन मौजूद हैं, या फिर सक करने के लिए सकर्स। सक किसे कहेंगे? ये वो जो फूड है उसको सक करना। तो बॉडी से अटैच होना, उसके लिए हुकर्स, स्पाइंस मौजूद हैं, और फिर वहाँ से अटैच होकर फूड को सक करना, उसके लिए सकर्स मौजूद हैं। ठीक है जी। आखिर में नर्वस सिस्टम की आखिर तो नहीं, इसके बाद हमारे पास कुछ और उनके नर्वस सिस्टम। द मेन नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ अ पेयर ऑफ सेरिब्रल गैंग्लिया। इससे पहले हमने क्या पढ़ा था? इससे पहले हमने कहा था कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम नहीं है, नर्व्स हैं, लेकिन यहाँ पर क्या है, सेरिब्रल गैंग्लिया मौजूद है। इसको हम, इस टर्म को, गैंग्लिया को यहाँ ब्रेन लिख रहे हैं, यानी लिखते हैं यूजुअली और करके लिखते हैं। सेरिब्रल गैंग्लिया का मतलब होता है कंसंट्रेटेड मास ऑफ न्यूरॉन्स। समझ आई बात? न्यूरॉन था ना, न्यूरॉन इज द यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। मैंने आपको कल शायद बताया होगा। हमारा जो ब्रेन है, यानी हम अपने अपने ह्यूमन के ब्रेन की बात करें और माशाल्लाह से आपके ब्रेन की बात करें, तो उसमें हमने कहा था कि क्या है, उस ब्रेन की जो फॉर्मेशन हुई है वो 3 बिलियन न्यूरॉन से हुई एवरेज। न्यूरॉन जो है वो असल में एक जगह जमा होकर कंसंट्रेटेड मास बनाते हैं, उसे कहा जाता है गैंग्लिया या ब्रेन। ठीक है। And 1 to 3 pairs of longitudinal nerves cord connected to each other by transfer commissions। अब यहाँ पर मैं यहीं पर साइड में आपको थोड़ा सा दिखा रहा हूँ, यूं करके स्ट्रेट बॉडी में इनके क्या बन गई, लॉन्गिट्यूडनल नर्व बन गई, ये वाली। ठीक है। अब इस लॉन्गिट्यूडनल नर्व्स को ट्रांसफर नर्व्स, ये ब्लू कलर में दिखा रहा हूँ, ये यहाँ से यूं कनेक्ट कर दिया। ये ब्लू कलर की जो कहलाएंगी वो ट्रांसफर नर्व कहलाएंगी, और जो लॉन्गिट्यूडनल, जो लेंथ वाइज आ रही हैं, वो लॉन्गिट्यूडनल नर्व्स कहलाएंगी। ठीक है। कमीशोर्स एक दूसरे से अटैच करने वाले। ठीक है बेटा। अच्छा जी। हाँ, तो ये तो अभी हमने पढ़ा ही नहीं ना, अभी हम आगे आ रहे हैं। मिन्हा कहती है कि फर्स्ट पैराग्राफ के लास्ट में लिखा है कि इनमें रेस्पिरेटरी और सर्कुलेटरी सिस्टम की नीड नहीं होती, ऐसा क्यों है? तो ये तो हम बात अभी पहुँचे नहीं ना, पहुँचते हैं अभी इंशाल्लाह। पहले ही बात हो गई हमारी क्लियर यहाँ तक के करेक्टर। तो अब चलते हैं हम आगे के करेक्टर, और अगर वहाँ भी आप मुतमईन ना हों तो फिर हम एक क्वेश्चन करेंगे एडॉप्टेशंस का, उसमें आपको नज़र आ जाएगा। वैसे तो अभी अगर नेक्स्ट जो बकिया रिमेनिंग कैरेक्टर्स हैं उनको डिस्कस कर लेना, तो फिर आपके सामने ये सवाल का जवाब आ जाएगा। पहला जवाब भी आपके सामने है, बल्कि सवाल बन जाएगा। और डाइजेस्टिव सिस्टम को देखिए इन एनिमल्स, कौन से ब्लैथी हेलमेंथस। इन मोस्ट ऑफ द फ्री लिविंग एनिमल्स माउथ लीड्स इनटू अ ट्यूबुलर स्ट्रक्चर कॉल्ड फेरेंक्स। किन में? जो फ्री लिविंग है उनमें माउथ लीड करके बनता है, कन्वर्ट हो जाता है एज अ फेरेंक्स। ठीक है।
और दूसरों में भी ऐसे ही होता है, लेकिन दूसरों में थोड़ा सा कम होता है, वो मैं अभी आपको बताता हूँ। अब मैं यहाँ दिखाता हूँ कि जी ये जो है हमारे माउथ हो गया, ये फेरेंक्स हो गया, ठीक है। हम लाइन पढ़ते हैं और आपको यहाँ बनाते हैं। देर आर 3 मेन ब्रांचेस ऑफ इंटेस्टाइन। अब इस फेरेंक्स मैं लंबा बना दिया, लेकिन इतना लंबा नहीं होता, लेकिन आपको दिखाने के लिए बना रहा हूँ। इस फेरेंक्स में से हमारे पास कई ब्रांचेस बनती हैं, एक मीडियन लॉन्गिट्यूडनल एंड 2 लेटरल ब्रांच। एक मीडियन लॉन्गिट्यूडनल सीधी जा रही होगी वो पूरी नीचे लंबी कर, और ये 2 लेटरल साइड पे जा रही है। कोई भी एनिमल होगा इसका प्लाथियर में, ठीक है। These branches possess blind structure called diverticula। अब हम कलर चेंज कर लेंगे ताकि आपको दिखा दें। अब इनमें फर्दर ब्रांचेस बढ़ रही हैं, ठीक है। ये इनका जो एंड होगा ना, दैट इज कॉल्ड डाइवर्टिकुला। समझ में आ गया? द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन इज एक्स्ट्रा सेलुलर एज वेल एज इंट्रासेलुलर। वो मैं बताता हूँ। पहले डाइवर्टिकुला बात क्लियर हो गई। ब्लाइंड एंड का मतलब आखिरी सिरा बंद है, जैसे हमारे में भी होता है, लेकिन हमारे में चूंकि इतना सारा नहीं होता, हमारे में सिर्फ एक ही इंटेस्टाइन है ना, तो हमारे अपेंडिक्स पढ़ेंगे हम चैप्टर में। अपेंडिक्स इज द ब्लाइंड एंड ऑफ आवर इंटेस्टाइन, लेकिन यहाँ पर हम उसको अपेंडिक्स ही कहते हैं। यहाँ पर तो हजारों ब्रांचेस बन रही हैं, तो उनको हम कहते हैं डाइवर्टिक्यूला। एमसीक्यूज में भी आपसे पूछो। और डाइजेशन इनमें होता है एक्स्ट्रा सेलुलर या इंट्रासेलुलर। एक्स्ट्रा सेलुलर का मतलब है कि सेल से बाहर डाइजेशन हो रहा हो। इंट्रा सेलुलर का मतलब है सेल के अंदर, उसे कहते हैं इंट्रा सेलुलर। सेल के अंदर जब आपका मेटाबॉलिज्म हो रहा है ना, तो जो ग्लूकोज बनकर उसके अंदर गया है, वहाँ जब डाइजेशन हो रहा है, तो क्योंकि इसमें 3 लेयर है, तो अब 3 लेयर के लिए इसको एक ज़्यादा बड़ा काम करना पड़ेगा, इसलिए एक्स्ट्रा सेलुलर होकर पहले खाना डाइजेस्ट होता है, फिर वो इंट्रा सेलुलर होकर अंदर चला जाता है, ठीक है। तो जिस पर डाइवर्टिकुलर फॉर्म हुआ है उसका नाम क्या है? वो लेटरल ब्रांच है ना बेटा, लेटरल ब्रांच है ना, ये ठीक है। ओके जी, ये हो गया डाइजेशन। अब डाइजेशन के बाद हमारे पास आगे चलें, तो आगे बात करते हैं, ताकि उसकी डायग्राम भी शायद मैं बनानी पड़ेगी। आगे हमारे पास ये बात आ जाती है, ये डायग्राम बनी हुई है एक बुक में भी है आपके। इंट्रासेलुलर मीन्स डाइजेशन इन सेल, डाइजेशन सेल में, ये अब ये फेरेंक्स बना हुआ, ये प्लानेरिया, ये प्लानेरिया जो है वो फ्री लिविंग, ये पैरासाइट नहीं है। तो इसमें ये एक इंटेस्टाइन आ रही है सीधी, और फिर इसमें 2 ब्रांच है, ये साइड में बना दी, और फिर उन हर ब्रांच में एक 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 एक, या तो एक लिखा है छोटा है। आप अगर इसकी रियल डायग्राम देंगे तो उसमें थाउजेंड्स में आपको क्वांटिटी नजर आ जाएगी, और ये इंटेस्टाइनल डाइवर्टिकुला कहलाता है। ट्रांसपोर्ट एंड रेस्पायरेशन, ट्रांसपोर्ट एंड रेस्पायरेशन टेक प्लेस बाय डिफ्यूजन। अब इनमें जो डाइजेशन होने के नतीजे में जो खाना डाइजेस्ट हो रहा है और वो उसको बॉडी से बाहर निकाल रहा है, तो वो भी यहीं से निकल गया बाहर, ठीक है। अब ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन की है, खाने की है, या दूसरी गैसेस को एक्सक्रीट करना, तो वो डिफ्यूजन के ज़रिए हो रही है, क्योंकि अभी भी यहाँ पर कोई रेस्पिरेटरी ट्रैक है ना, वो नहीं बनेगा, या नज़र नहीं आ रहा। कोई सर्कुलेटरी सिस्टम, वो आपको नज़र नहीं आ रहा। और उसकी बुनियादी वजह हमारे पास ये होती है कि जो फ्री लिविंग है वो तो बहुत सिंपल है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं हुए, लेकिन जो पैरासाइटिक वॉर्म्स हैं उन्हें बना बनाया खाना और
बनी बनाई चीज़ें सारी मिल रही हैं, तो उनको सर्कुलेट करने में इतनी कोई टेंशन नहीं है। खाना डाइजेशन भी नहीं करनी है और ज़्यादा डाइजेशन की ज़रूरत भी नहीं है, ठीक है ना। इसलिए एक्सक्रीशन के लिए इसमें ख़ास है, एमसीक्यूज में लगा लीजिएगा प्रोटोनेफ्रिडिया, ठीक है। तो आज के लिए आपका टाइम सर ने हवाले देना शुरू कर दिया। तो एक्सक्रीशन जो है वो एक्सक्रीटरी ऑर्गन यहाँ मौजूद हैं और ट्यूब्यूल्स होते हैं जिनको फ्लेम सेल जर्नल में कहा जाता है, जनरली इंग्लिश में, लेकिन बायोलॉजिकली हम उसको प्रोटोनेफ्रिडिया कहते हैं। तो यहाँ तक आप बात रखें और कल फिर हम आपसे बात करेंगे मज़ीद आगे। यहाँ अगर कोई बात करनी है तो पूछ लें, कुछ सवाल है, कोई क्वेश्चन है तो, ठीक है। मैं वेट कर रहा हूँ जब तक आपका।